हेलो एंड वेलकम टू द पॉलिटिकल डेस्क। विमेन रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए इस समय पार्लियामेंट में एक स्पेशल सेशन चल रहा है जिसमें यह डिसाइड होगा कि विमेन को पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेशन में रिजर्वेशन किस तरह से दी जाएगी। क्या प्रेजेंट जो हमारे पास सीट्स हैं दैट इज 543 उसके बेसिस पर रिजर्वेशन दी जाएगी या सेंसस 2011 के बेसिस पर डिलिमिटेशन करके रिजर्वेशन दी जाएगी या नया सेंसस दैट इज 2026 का किया जाएगा। तो इस सब पर काफी ज्यादा पॉलिटिकल डिबेट भी चल रही है और इसीलिए ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज इस वीडियो में हम काफी डिटेल में समझेंगे कि ये सारा आखिर डिबेट है किस चीज का, विमेन रिजर्वेशन में डिलिमिटेशन की क्या नीड है, क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इस सब का सेंसस से क्या कनेक्शन है और यहाँ पर जो डिबेट चल रही है नॉर्थ और साउथ की दैट इज नॉर्थ साउथ डिवाइड, ये एक्चुअली में क्या है। और इसी के साथ साथ कल दैट इज 16 अप्रैल में गवर्नमेंट का एक बिल दैट इज 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लोकसभा में फेल हो गया। उसको भी समझेंगे कि इसका रीजन क्या है, क्यों फेल हो गया और इसके आगे कॉन्सिक्वेंसेज एंड इम्प्लीकेशन क्या होंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है और जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो सब इस वीडियो के बाद क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जिस विमेन रिजर्वेशन की हम बात कर रहे हैं उसके लिए 106th अमेंडमेंट से ऑलरेडी 2023 में एक एक्ट पास किया गया था दैट इज नारी शक्ति वंदन अधिनियम। लेकिन अगर एक्ट पहले ही पास हो चुका है तो अब इसके लिए इतना पॉलिटिकल डिबेट क्यों चल रहा है, क्योंकि जो एक्ट पास किया गया था उसमें रिजर्वेशन का इंप्लीमेंटेशन के बारे में नहीं बोला गया था। वो एक्ट जस्ट पास किया गया था लेकिन उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, 33% जो रिजर्वेशन की बात की जा रही है वो किसका 33% रखना है, करंट सीट्स का या फिर नए सेंसस के बेसिस पे रखना है, मतलब नया डिलिमिटेशन करके रखना है, उस सब का इंप्लीमेंटेशन जो है वो अब किया जाएगा। अब बात की जा रही थी कि हम रिजर्वेशन रखेंगे लेकिन किसके बेसिस पे रखेंगे, उसका इंप्लीमेंटेशन अब हम करेंगे। इसलिए यहाँ पे पार्लियामेंट ने स्पेशल सेशन रखा है जिसमें यही सब डिसाइड होगा कि इंप्लीमेंटेशन करना है तो कैसे करना है और कितनी सीट्स पर करना है। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि एक्चुअली में ये डिलिमिटेशन है क्या। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डिलिमिटेशन इज अ एक्ट ऑफ रीड्रॉइंग द बाउंड्रीज ऑफ पार्लियामेंट्री एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज to reflect changes in population, ensuring every vote carries equal weight in a democracy. Delimitation एक ऐसा एक्ट है, ऐसा काम है जिसमें हम पार्लियामेंट्री और असेंबली की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं उनकी बाउंड्रीज को चेंज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, अगर सपोज करिए हमारे पास ये एक एरिया है जिसमें कि हमने यहाँ पे कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई हैं, ठीक है, ये हमने कुछ पार्ट्स डिवाइड कर दिया। हर एक पार्ट के लिए एक हमारे पास एमपी होगा पार्लियामेंट में, मतलब कि इस एरिया में जो पॉपुलेशन है उसको रिप्रेजेंट करेगा एक एमपी, सेम उसी तरह से इस एरिया में जो पॉपुलेशन है उसको रिप्रेजेंट करेगा दूसरा एमपी। इस तरह से पॉपुलेशन कितनी है उसको कितने एमपीज रिप्रेजेंट करेंगे, यही सब होता है डिलिमिटेशन। मतलब कि अगर हम बोल रहे हैं कि हमारे पास सपोज करो 10 लाख पॉपुलेशन है, 10 लाख पॉपुलेशन पर एक एमपी है, तो हमें यहाँ पे देखना होता है कि हम इस एरिया को, इस पूरे एरिया को किस तरह से इनकी बाउंड्रीज बनाए, किस तरह से इसको डिवाइड करें ताकि हर एक एमपी पे इक्वल नंबर ऑफ पॉपुलेशन हो। मतलब कि अगर हम बोल रहे हैं कि ये वाला जो एमपी है 10 लाख की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है पार्लियामेंट में, तो ये वाला जो एमपी है वो भी ऑन एन एवरेज 10 लाख पॉपुलेशन को ही रिप्रेजेंट करे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक एमपी जो है वो 10 लाख को रिप्रेजेंट कर रहा है जबकि दूसरा एमपी जो है वो 25 लाख पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ऐसा क्यों होता है, ये इसलिए है ताकि हर एक वोट की वैल्यू इक्वल हो। तो पॉपुलेशन तो कभी भी एक जैसी नहीं बढ़ती, हो सकता है कि किसी स्टेट में पॉपुलेशन काफी तेजी से बढ़ रही हो और किसी स्टेट में उतनी तेजी से उतनी जल्दी ग्रोथ ना हो रही हो पॉपुलेशन की। तो जहां पे पॉपुलेशन की ग्रोथ ज्यादा हो रही है तो वहां पे हमें बाउंड्रीज को वापस रीड्रॉ करना पड़ता है ताकि अगर पॉपुलेशन बड़ी है तो उस पॉपुलेशन को एक्चुअली में क्या एक एमपी रिक्वायर्ड है या हमें एक से ज्यादा एमपीज चाहिए। मतलब कि सिंपल है, अगर हम सपोज करें बात करें यूपी की और तमिलनाडु की, तो जहां हम बात करते हैं कि यूपी में काफी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, और वहीं तमिलनाडु में इतनी पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही, तो यूपी में अगर हम बोल रहे हैं कि हमारे पास सपोज करो कि 80 एमपीज हैं, 80 एमपीज जो यूपी की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन अगर पॉपुलेशन बढ़ गई है और हमारे पास जो 80 एमपीज हैं वो पुराने डाटा के अकॉर्डिंग है, पुराना जो पॉपुलेशन का सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग है, तो हम कहेंगे
कि ये जो 80 एमपीज हैं ये काफी ज्यादा पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि एक्चुअली यूपी की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें और भी एमपीज चाहिए। तो वो जो और भी एमपीज चाहिए वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा हमें सेंसस करके फिर डीलिमिटेशन से। डीलिमिटेशन में क्या पता चलेगा कि अगर यूपी में, सपोज करो ये हमारे पास पूरा यूपी है, इसमें अगर हम कह रहे हैं कि एक एरिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बड़ी है, दूसरे एरिया में कम बड़ी है, तो जहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बड़ी है उसकी बाउंड्रीज को हम कम कर देंगे, मतलब उस एरिया को कम कर देंगे ताकि वहां पे हम एमपीस और पॉपुलेशन का जो रेशियो है वो सेम रख पाए। तो यही होता है डीलिमिटेशन, कि हम यहाँ पे बाउंड्रीज को रीड्रॉ करते हैं ताकि जो भी हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसमें जो पॉपुलेशन है उसका एमपीस के साथ जो रिप्रेजेंटेशन है वो सेम रहे। और ये क्यों किया जाता है? ताकि हम ये बोल पाए कि हम हर एक वोट की इक्वल वैल्यू ही रख रहे हैं, मतलब हर एक वोट का एक वैल्यू ही है, सेम वैल्यू ही है थ्रू आउट द कंट्री। ये जो फिजिकल रीड्रॉ किया जाता है बाउंड्रीज का, ये लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए किया जाता है। और ये क्यों किया जाता है? ताकि इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो, जो मैंने आपको बता दिया। और ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 82 में बोला गया है कि लोकसभा के लिए हमें डीलिमिटेशन करनी है, और सेम वैसे ही आर्टिकल 170 जो है वो स्टेट असेंबलीज के लिए डीलिमिटेशन की प्रोविजन देता है। और कहा जाता है कि हर एक सेंसस के बाद डीलिमिटेशन करना जरूरी है। सेंसस एक्चुअली में क्या होता है? सेंसस होता है कि हमारे पास कितनी पॉपुलेशन है उसका काउंट, हम पॉपुलेशन का काउंट करते हैं, और पॉपुलेशन की काउंट के बेसिस पे ही हमें पता चलता है कि इस एरिया में अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो यहाँ पे एक एमपी रिप्रेजेंट नहीं करेगा, तो वहां पे हम क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज का जो बाउंड्री है वो बाउंड्री चेंज कर देते हैं, और बाउंड्री चेंज करके उसको रीएडजस्ट करते हैं ताकि हम कह सकें कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज को सेम नंबर ऑफ एमपीज मिल रहे हैं, मतलब कि एक एमपी जो है वो सेम नंबर ऑफ पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये चीज लोकसभा के लिए भी होती है और स्टेट असेंबलीज के लिए भी होती है। लोकसभा में भी जो एमपीज होते हैं वो क्या करते हैं, उस एरिया, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट ही कर रहे होते हैं, और उसी तरह से स्टेट असेंबली में जो एमएलए होते हैं वो भी सेम ये चीज कर रहे होते हैं। तो ये ध्यान रखना कि आर्टिकल 82 और आर्टिकल 170 जो है वो डीलिमिटेशन के प्रोविजन की बात करता है। और ये जो डीलिमिटेशन है ये करता कौन है? डीलिमिटेशन के लिए बनाई जाती है डीलिमिटेशन कमीशन। ये एक इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी होती है जो कि पार्लियामेंट ही सेटअप करती है, पार्लियामेंट ही बनाती है। और इसका डीलिमिटेशन कमीशन का जो ऑर्डर होता है वो कहीं भी कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता। ध्यान रखना कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डीलिमिटेशन कमीशन का जो ऑर्डर होगा वो कहीं भी कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता, मतलब ये जुडिशियल रिव्यू के बाहर होता है, इसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं लगता है। और यहाँ पे जो कमीशन होती है उसको हेड करते हैं रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि डीलिमिटेशन एक्चुअली में क्या होता है और क्यों जरूरत है। सिंपल सा लॉजिक है कि हर एक वोट की सेम वैल्यू हो, इसीलिए डीलिमिटेशन की जाती है, ताकि हम ये ना कहें कि कहीं पे 25 लाख की पॉपुलेशन को एक एमपी लोकसभा में रिप्रेजेंट कर रहा है और वहीं कहीं पर 10 लाख की पॉपुलेशन को एक एमपी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जहां पे 25 लाख की पॉपुलेशन को एक एमपी रिप्रेजेंट कर रहा होगा वहां पे वैल्यू जो होगी वोट की वो सेम नहीं होगी एज कम्पेयर टू 10 लाख, इसीलिए डीलिमिटेशन की जाती है ताकि हर एक एरिया को जो एमपीज मिले हैं वो सेम सेम मिले हों। अब डीलिमिटेशन की हमें यहाँ पे जरूरत क्यों है, ये डिबेट जो है वो डीलिमिटेशन पर ही क्यों चल रही है कि डीलिमिटेशन चाहिए या नहीं चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट कि पॉपुलेशन ग्रोथ, इंडिया की पॉपुलेशन जो है पहले 1951 में 36 करोड़ थी, जो कि अब 140 प्लस करोड़ हो चुकी है 2024 के अकॉर्डिंगली। और जो हमारे पास इस समय कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो बनी हुई हैं वो ओल्ड डाटा के बेस पे बनी है, जो पहले का सेंसस हुआ था उसके बेसिस पे हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनी हुई हैं। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं की जा रही है। ठीक है, दूसरा पॉइंट अर्बन माइग्रेशन, रूरल से अर्बन माइग्रेशन बहुत तेजी से हो रही है, जिसके कारण जो हमारे अर्बन एरियाज हैं उनमें पॉपुलेशन बढ़ रही है। फिर वही बात कि अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वहां पे रिप्रेजेंटेशन जो है वो अनइक्वल हो जाएगा, इसलिए भी हमें डीलिमिटेशन की रिक्वायरमेंट है। और फेयर रिप्रेजेंटेशन के लिए भी चाहिए 1 पर्सन 1 वोट का जो प्रिंसिपल है कि हर एक पर्सन का जो एक वोट है उसकी वैल्यू सेम रहे, इसका जो फेयर रिप्रेजेंटेशन है उसके लिए भी हमें डीलिमिटेशन चाहिए होती है। और यहाँ पे जो हमारे पास न्यू स्टेट्स और जो न्यू यूटीज बनी है वहां पे भी हमें रिक्वायरमेंट है कि उनका भी रिप्रेजेंटेशन फेयर चले। जैसे कि अगर हम बात करें तेलंगाना की, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, ये न्यू हमारे पास स्टेट्स बनी है, और उसी के साथ साथ यूटीज की भी यहाँ पे रीऑर्गेनाइजेशन की गई है। जैसे कि जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख की बात करें हम, तो यहाँ पे जो जितने भी
फ्रेश बाउंड्रीज क्रिएट की गई हैं, उसके बेसिस पे भी हमें डिलिमिटेशन चाहिए ताकि इनका भी रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में फेयर हो, तो इसीलिए डिलिमिटेशन की जरूरत है। और अगर हम बात करें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, तो सबसे पहले फर्स्ट डिलिमिटेशन कमीशन जो बनी थी वो बनी थी 1952, और ये डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो 1951 के सेंसस के बेस पे बनी थी। तो सबसे पहले क्या होता है, सेंसस। समझो, पहले पॉपुलेशन का काउंट होता है, जब काउंट होता है तभी पता चलेगा कि इस काउंटिंग के बेसिस पे हमें बाउंड्रीज को रिक्रिएट करना पड़ेगा। तो पहले 1951 का सेंसस हुआ, उसके बेसिस पे डिलिमिटेशन कमीशन बनी 1952 में। और इस टाइम पर जब डिलिमिटेशन कमीशन बनी तो लोकसभा में 489 सीट्स थी। 489 सीट्स जो हैं वो हमारे इंडिया की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रही थी अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के अकॉर्डिंग। देन उसके बाद सेकेंड कमीशन कब बनती है, 1963 में। 1961 के सेंसस के बेसिस पे 1963 में वापस डिलिमिटेशन कमीशन बनती है। तो सेंसस जो है वो हर 10 साल बाद होता था। 51 में हुआ, देन 61 में हुआ, और इस टाइम पर जो लोकसभा की सीट्स हैं वो पहले 489 थी, उसको फिर इंक्रीज करके 522 किया गया, और उसके बाद फिर 543 किया गया। तो बाउंड्रीज को इस केस में भी हमने क्या किया, रीड्रॉ किया। देन उसके बाद थर्ड कमीशन जब बनी थी वो बनी थी 1973 में ऑन द बेसिस ऑफ 1971 सेंसस। 1971 में जो सेंसस हुआ उसके बेसिस पे फिर 1973 में थर्ड कमीशन बनी थी। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए कि यहाँ पर थर्ड कमीशन के बाद सीट्स जो है वो लोकसभा की फिक्स कर दी थी। डिलिमिटेशन आज भी इसी सीट के बेसिस पे ही चल रहा है। आज भी हम जो कहते हैं कि हमारे लोकसभा में 543 सीट्स है, वो एक्चुअली में किसके बेसिस पे है, 1971 के सेंसस के बेस पे है। मतलब 1971 में जो पॉपुलेशन थी उस पॉपुलेशन के बेस पे जो डिलिमिटेशन हुआ था, जो सीट्स बनी थी, वही सीट्स हम आज भी कैरी करते आ रहे हैं। जबकि 1971 की पॉपुलेशन और आज 2026 की पॉपुलेशन कितनी फास्ट ग्रो हुई होगी, और इसी से हमें समझ आ रहा है कि हमारे यहाँ पे फेयर रिप्रेजेंटेशन तो नहीं चल रहा होगा, तो इसीलिए हमें डिलिमिटेशन की जरूरत भी है। लेकिन यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि ये डिलिमिटेशन को फिक्स क्यों किया गया था, कि ये सीट्स को फिक्स क्यों किया गया था, क्योंकि यहाँ पर सदर्न स्टेट्स जो हैं उनका कहना था कि हमने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया, जबकि नॉर्दर्न स्टेट्स ने पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं किया। हमने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया मतलब कि हमारी पॉपुलेशन कम तेजी से ग्रो हुई है एज कंपेयर टू नॉर्दर्न स्टेट्स जैसे यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो वहां पे अगर पॉपुलेशन ग्रो फास्ट हुई है, इसका मतलब इतनी ज्यादा पॉपुलेशन को एमपीज भी ज्यादा रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। इसका मतलब कि लोकसभा में उन स्टेट्स के ज्यादा एमपीज होंगे एज कंपेयर टू सदर्न स्टेट्स। सदर्न स्टेट्स के जो एमपीज हैं वो कम होंगे क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ही कम है। और अगर नॉर्दर्न स्टेट्स के पॉपुलेशन के बेसिस पे एमपी ज्यादा है, इसका मतलब नॉर्दर्न स्टेट्स की वॉइस ज्यादा है लोकसभा में एज कंपेयर टू सदर्न स्टेट्स। तो सदर्न स्टेट्स का कहना यह था कि ये हमारे लिए डिस्क्रिमिनेशन हो गया क्योंकि हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, और पॉपुलेशन कंट्रोल करना एक अच्छी बात होती है, लेकिन उसके रिजल्ट में उनको क्या मिल रहा है, लोअर रिप्रेजेंटेशन मिल रही है लोकसभा में। तो इसीलिए उनका कहना यह था कि ये तो हमारे साथ गलत है, जिसके बेसिस पे 42nd अमेंडमेंट 1976 में कहा गया कि जो हमारे पास थर्ड कमीशन में जो सीट्स बनी थी, थर्ड डिलिमिटेशन कमीशन में जो 543 सीट्स थी, हम उसको फिक्स करेंगे 2001 तक के लिए। अगले कुछ सालों तक के लिए हम उसको फिक्स करके रखेंगे, यही सीट्स जो है वो लोकसभा में कंटिन्यू रहेंगी ताकि साउथ और नॉर्थ का ये डिवाइड ना चले। फिर उसके बाद 2002 में फोर्थ कमीशन बनती है। और ये 2002 में फोर्थ कमीशन क्यों बनती है, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि 42nd अमेंडमेंट में क्या कहा गया था कि 2001 तक हम इस सीट्स को फिक्स करेंगे। अगर 2001 में फिक्स कर दिया तो 2002 में वापस से कमीशन बनी, लेकिन वहां पे जो सेंसस यूज किया वो किया गया 2001 का, मतलब 2001 में एक वापस सेंसस होता है, उसके बेसिस पे 2002 में कमीशन बनती है। इस कमीशन ने भी सीट्स को इंक्रीज नहीं किया, बल्कि 1971 के सेंसस के बेसिस पे जो 543 सीट्स थी वही कंटिन्यू रखी। तो 2002 में जो फोर्थ कमीशन बनी थी, इसने 2001 का सेंसस तो यूज किया, लेकिन यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है उसको चेंज नहीं किया, वो वापस वही रही जो 1971 वाली थी। और अब अगर हम बात करें 2026 की, तो अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फिफ्थ कमीशन बनेंगी वापस, और ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2026 में सेंसस होगा, क्योंकि 2021 में होना था लेकिन कोविड के कारण नहीं हो पाया। तो अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2026 में सेंसस होगा,
उस सेंसस के बेस पे जो पॉपुलेशन काउंट पता चलेगा उसके बेसिस पे डिलिमिटेशन कमीशन बनेगी, और जब डिलिमिटेशन कमीशन बनेगी वो वापस क्या करेगी, बाउंड्रीज को रीड्रॉ करेगी। और उन बाउंड्रीज के बेसिस पे, उस पॉपुलेशन के बेसिस पे ऐसा माना जा रहा है कि लोकसभा की जो सीट्स हैं वो 543 से इंक्रीज होके 848 या हम कहें 850 तक जा सकती है। और यहीं पे वापस से नॉर्थ और साउथ का जो डिबेट चल रहा था वो वापस से कंटिन्यू हो गया, क्योंकि जब भी सेंसस होगा, जब भी डिलिमिटेशन कमीशन बनेगी, बात यही आएगी कि साउथ की जो स्टेट्स हैं, सदर्न स्टेट्स जो हैं, उनकी पॉपुलेशन उतनी तेजी से ग्रो नहीं हुई है जितनी की नदर्न स्टेट की हुई है, और जिनकी पॉपुलेशन कम है उनकी एमपी रिप्रेजेंटेशन भी लोकसभा में कम होगी। और अगर लोकसभा में उनकी रिप्रेजेंटेशन कम होगी तो ऐसा कहा जा रहा है कि फिर नदर्न स्टेट की वॉइस ज्यादा होने के कारण जितने भी मेजर डिसीजंस हैं वो नदर्न स्टेट के फेवर में ही रहेंगे। यही सब है पॉलिटिकल डिबेट। सो आई होप इतना आपको समझ आया कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है डिलिमिटेशन की, कैसे सेंसस के बेस पे डिलिमिटेशन होता है। सेंसस एक्चुअली क्या है, पॉपुलेशन काउंट है, और उस काउंट के बेसिस पे हम क्या करते हैं, बाउंड्रीज को रीड्रॉ करते हैं और फिर दिखाते हैं कि हमें यहाँ पे कितने एमपीज या कितनी लोकसभा सीट्स रिक्वायर्ड है। और 1973 का जो थर्ड कमीशन बनी थी, जिसने कि 1971 के सेंसस का डाटा यूज किया था, उसने कहा था कि 543 सीट्स लोकसभा में होनी चाहिए, जो कि आज तक चल रही है, क्योंकि उसके बाद जो सीट्स थी वो फ्रीज कर दी थी, पहले 42nd अमेंडमेंट से और उसके बाद 84th अमेंडमेंट से। पहले जो फ्रीज की थी वो 2001 तक के लिए की थी, और उसके बाद उसको वापस एक्सटेंड कर दिया था टिल 2026। तो टिल 2026 तक ये फ्रीज रहा था, और अब क्योंकि 2026 है तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वापस से अब नेक्स्ट कमीशन बनेगी। तो यहाँ पे सेंसस और डिलिमिटेशन का क्या कनेक्शन है वो मैंने आपको समझा दिया। सेंसस क्या होता है, हर 10 साल बाद होता है इंडिया में, जो कि पॉपुलेशन को काउंट करता है कि कितनी पॉपुलेशन है पर कॉन्स्टिट्यूएंसी। स्टेट वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज पॉपुलेशन को काउंट करता है, और इसके साथ साथ और भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि लिटरेसी रेट को भी चेक करता है, सेक्स रेशियो को चेक करता है, SC ST डाटा को लेता है कि कितने SC और SCs है। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास सेंसस, जो कि हर 10 साल में होता है। और लास्ट सेंसस जो था वो 2011 में हुआ था, और उसके बाद 2021 में होना था, लेकिन कोविड आ गया इसलिए नहीं हो पाया, और इसलिए अब होगा 2026 में। और इसी सेंसस के बेस पे फिर बाउंड्रीज को रीड्रॉ किया जाता है, उसको हम बोलते हैं डिलिमिटेशन। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि 42nd अमेंडमेंट में फ्रीज कर दिया गया था जो हमारे पास लोकसभा की सीट्स है उसको, और फिर उसके बाद इसको एक्सटेंड किया 84th अमेंडमेंट 2002 में, और ये जो एक्सटेंशन थी ये थी 2026 तक के लिए। तो करंट सिचुएशन क्या है मैंने आपको बता दिया कि 2021 में सेंसस होना था, लेकिन कोविड के कारण डिले हो गया, और अब ऐसा कहा जा रहा है कि 2026 में हो सकता है। अब अगर हम बात करें कुछ डाटा की, तो यहाँ पे हमारे पास करंटली लोकसभा में सीट्स कितनी है, 543 हैं, जो कि 1971 के बाद चेंज ही नहीं हुई है। और सेंसस इसमें कौन सा यूज किया गया था, 1971 का यूज किया गया था। और अब ऐसा माना जा रहा है कि सीट्स जो है वो 543 से इंक्रीज होके 848 तक हो सकती है, क्योंकि करंट पॉपुलेशन जो है वो 140 करोड़ से भी ज्यादा हो सकती है। अब यहाँ पर देखते हैं कि नॉर्थ और साउथ का एक्चुअली में पॉलिटिकल डिवाइड चल क्या रहा है। अगर हम बात करें नॉर्थ इंडिया की, तो नॉर्थ इंडिया को डिलिमिटेशन से हमेशा गेन ही होगा, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन उनकी काफी तेजी से ग्रोथ होती है। अगर हम बात करें यूपी की, तो यूपी की पॉपुलेशन जो है वो 24 करोड़ है। माना जाता है कि इससे 15 से 20 सीट्स जो है वो एक्स्ट्रा गेन हो सकती हैं। वहीं अगर हम बिहार की बात करें, तो बिहार में भी हाई फर्टिलिटी रेट के कारण ऐसा कहा जा सकता है कि 5 से 8 सीट्स जो हैं वो ऐड हो सकती हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड में भी सीट्स का गेन सोचा जा सकता है कि होंगी, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है काफी। तो इसका मतलब अगर हम पूरा कंबाइन करके भी देखें, तो जो हमारे नॉर्थ स्टेट्स हैं, नॉर्दर्न स्टेट्स जो हैं, उनमें 40 से 60 नई सीट्स गेन होंगी। और अभी भी अगर हम बात करें करंट सिचुएशन के बेसिस पे भी, तब भी हमारे पास जो नॉर्थ इंडिया की जो स्टेट्स हैं वो साउथ के बेसिस पे काफी ज्यादा है, साउथ के कंपैरिजन से काफी ज्यादा है, काफी डोमिनेट कर रही हैं। और वहीं अगर हम बात करें साउथ इंडिया की, तो साउथ इंडिया को डिलिमिटेशन से हमेशा लॉस फील होता है, क्योंकि यहाँ पे इनकी फर्टिलिटी काफी कम है। तो हो सकता है कि पहले जितनी थी उससे भी सीट्स कम हो जाएं, और ये भी हो सकता है कि जितनी थी उतनी ही रहें। तो अगर हम बात करें तमिलनाडु की, केरला की, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन सब में सीट्स का लॉस सोचा जा सकता है। अगर हम पूरे साउथ इंडिया की बात करें, तो ऐसा हो सकता है कि 5 से 10 सीट्स हैं वो कम हो सकती हैं, या अगर ग्रो करेंगी भी तो उतनी तेजी से नहीं, उतनी ज्यादा नहीं ग्रो करेंगी जितने की नॉर्थ इंडिया की सीट्स की बात की जा रही है।
तो यही पूरा डिबेट है। और अब बात आती है कि यहाँ पे पार्लियामेंट ने स्पेशल सेशन बुलाया किस लिए, ये डीलिमिटेशन का अचानक से मुद्दा शुरू क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे बात की जा रही है विमेन रिजर्वेशन की। जो विमेन रिजर्वेशन बिल है जिसका नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो कि 2023 में पास हो चुका था, एक्ट बन चुका था, उसमें कहा गया था कि विमेन को हम 33% रिजर्वेशन देंगे। 33% मतलब कि 1/3 ऑफ द लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज में रिजर्वेशन 1/3 विमेन की होंगे। लेकिन यहाँ पे आपको समझना है कि ये जो बिल लाया गया था, ये जो एक्ट बना था, इसमें सिर्फ बात की गई थी कि हम 33% रिजर्वेशन देंगे, लेकिन ये रिजर्वेशन जो है वो इफेक्ट में कब आएगी, वो इम्प्लीमेंट होगा कब, वो तब होगा जब 2026 का सेंसस होगा और न्यू डीलिमिटेशन होगी। ये बिल में कहा गया था, जो कि अब एक्ट बन चुका है। लेकिन क्योंकि 2026 का सेंसस जब होगा उसके बाद डीलिमिटेशन कमीशन बनेगी और ये सब प्रोसेस में काफी टाइम लग जाएगा। तो गवर्नमेंट का कहना ये है कि इस हिसाब से अगर हम देखें तो 2034 में जो हमारे पास इलेक्शन होंगे, जनरल इलेक्शन होंगे, उस इलेक्शंस में विमेन को रिजर्वेशन दी जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट का कहना यह है कि हम चाहते हैं कि अभी जो हमारे नेक्स्ट इलेक्शंस होंगे, दैट इज 2029, इस इलेक्शन में ही हम रिजर्वेशन दे दें। लेकिन अगर हम बात करें सेंसस 2026 की, अगर हम 2026 के सेंसस के बेसिस पे रिजर्वेशन देना चाहते हैं तो 29 तक ये कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि ये प्रोसेस काफी लंबा होता है। तो इसलिए गवर्नमेंट का कहना यह है कि हम अगर इतना वेट करें, इससे अच्छा ये है कि हम पुराने सेंसस के बेसिस पे डीलिमिटेशन कर दें, क्योंकि सेंसस तो हमारे पास 2011 का है, डाटा है हमारे पास सेंसस का, बस हमने क्या किया था, बाउंड्रीज को रीड्रॉ नहीं किया था। तो गवर्नमेंट का कहना यह है कि यहाँ पर हमारे पास जो 2011 का जो डाटा है उसके बेसिस पे हम डीलिमिटेशन कर दें। लेकिन यहाँ पे ऑपोजिशन का कहना यह है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो वहां पे नॉर्थ साउथ डिवाइड होगा। तो यहाँ पर एक डिलेमा ये भी चल रहा है कि अब अगर हम रिजर्वेशन देना चाहते हैं वो किस नंबर पे दें, कितनी सीट्स पर दें। क्या हमारे पास जो 543 सीट्स हैं, जो एग्जिस्टिंग सीट्स हैं, इनकी 1/3 रिजर्वेशन दे दें, मतलब कि जो हमारे पास एग्जिस्टिंग सीट्स हैं इनमें 181 सीट्स जो है वो विमेन के लिए रिजर्व रख दें अभी। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास फायदे क्या है कि हमें नेक्स्ट सेंसस का वेट नहीं करना पड़ेगा, ये चीज काफी जल्दी हो जाएगी और ये पूरा इजी प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस है कि हमें क्या करना है, 543 में से 181 सीट्स जो है वो विमेन के लिए रिजर्व करनी है। लेकिन यहीं पे अगर हम इनके कॉन्स देखें तो कॉन ये है कि इतनी ज्यादा अगर हम सीट्स देंगे तो ऐसा हो सकता है कि जो अभी करंटली एमपीज हैं उनको, काफी एमपीज को अपनी सीट छोड़नी पड़े, क्योंकि 181 विमेन को रिजर्वेशन देनी है। तो इसलिए भी एमपीज नहीं चाहते कि हम इसी सीट्स पर रिजर्वेशन रखें। और दूसरा कहना यह कि 181 सीट्स भी काफी नहीं होंगी, क्योंकि फिर से वही बात कि पॉपुलेशन तो अभी काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो अगर हम 181 सीट्स विमेन की रख भी देते हैं तो टोटल सीट्स तो 543 ही रहेंगी। तो ये भी हमारे पास अनइक्वल वोट की बात की जा रही है, मतलब यहाँ पे भी हमारे पास वोटर एमपी का जो रेशियो है वो अनइक्वल होगा स्टेट और कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अगर हम देखें तो। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि अगर हम सीट्स को एक्सपैंड कर दें, 848 सीट्स तक एक्सपैंड कर दें। ये कब होगा, जब हम डीलिमिटेशन करेंगे, क्योंकि जब डीलिमिटेशन करेंगे, बाउंड्रीज बनेगी, तभी हम सीट्स को इंक्रीज कर पाएंगे। तो अगर हम डीलिमिटेशन में देखें तो अगर 848 हमारे पास टोटल सीट्स रहेंगी तो उसका 1/3 हो जाएगा 282। तो 282 वुमेन एमपीज जो हैं वो रिजर्व रहेंगी उनकी सीट्स। अब इसमें फायदा क्या है, तो फायदा ये है कि हमारे पास ज्यादा अगर फीमेल एमपीज होंगी तो ज्यादा विमेन वॉइस रहेगी। पॉपुलेशन हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और ये जो पूरा जो हमारे पास सीट्स होंगी ये हमारे 140 करोड़ पॉपुलेशन को अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगी। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि इस सब में काफी टाइम लगेगा, 5 से 7 साल का डिले हो जाएगा। दूसरा कि इससे फिर साउथ इंडिया का जो फियर है कि हमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है वो हमें छोड़ना पड़ेगा, हमें उतना वॉइस नहीं मिल पाएगा, ये भी काफी ज्यादा एक प्रॉब्लम रहेगी। और पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट अब हम बना चुके हैं तो ये इशू अब हमारे पास नहीं है। हमारे पास न्यू पार्लियामेंट है, उसमें सीट्स भी काफी ज्यादा है, तो ये कोई इशू नहीं है कि हमारे पास सीट्स की कोई प्रॉब्लम रहेगी। लेकिन अगर हम सीट्स की इंक्रीज की बात कर रहे हैं तो इस सब में काफी ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि सेंसस करा के अगर डीलिमिटेशन करना है तो टाइम ज्यादा लगेगा। बस इसी चीज में गवर्नमेंट कह रही है कि सेंसस करा के डीलिमिटेशन करने से अच्छा जो हमारे पास सेंसस का डाटा है उसी पे डीलिमिटेशन कर दें। तो आई होप आपको ये समझ आ गया कि सारी जो पॉलिटिकल डिबेट है ये किस कारण से चल रही है, क्या क्या इसमें पॉइंट्स है ऑपोजिशन के और हमारे रूलिंग गवर्नमेंट के।
अब अगर हम बात करें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की, तो यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स हैं जो और अमेंडमेंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले आर्टिकल 81 जो कि लोकसभा की कॉम्पोजिशन के बारे में बात करता है कि लोकसभा में जो सीट्स हैं वो हम कैसे देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। आर्टिकल 81। आर्टिकल 82 जो है वो बात करता है कि हर सेंसस के बाद सीट्स जो है वो रीएडजस्ट होनी चाहिए, मतलब सीट्स की जो नंबर है वो डिलिमिटेशन के बेसिस पर होनी चाहिए, ये आर्टिकल 82 बोलता है। सेम वैसे ही आर्टिकल 170 जो है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के रिलेटेड बात करता है। आर्टिकल 329 जो है वो बोलता है कि डिलिमिटेशन का जो कोई भी ऑर्डर होगा, डिलिमिटेशन कमीशन का कोई भी जो ऑर्डर होगा, फाइनल वर्डिक्ट जो होगा वो कहीं भी चैलेंज नहीं हो सकता। ये आर्टिकल 329 में दिया गया। और उसी के साथ साथ 42nd अमेंडमेंट में क्या कहा गया था कि हमारे पास जो भी 1971 का सेंसस के बेसिस पे जो डिलिमिटेशन की गई थी वो नंबर ऑफ सीट्स जो है वो फ्रीज करेंगे हम 2001 तक के लिए, जिसको कि आगे एक्सटेंड किया था फिर 2026 तक के लिए बाय द 84th अमेंडमेंट। और इसी के साथ साथ 106th अमेंडमेंट जो है वो वुमेन रिजर्वेशन की बात करता है, जिसमें कि कहा गया कि 33% रिजर्वेशन जो हम वुमेन की रखेंगे। तो अब बात करते हैं हमारे रिसेंट अपडेट की। 131st अमेंडमेंट बिल जो है जो कि लोकसभा में फेल हो गया, उसके रिलेटेड हम कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये जो 131st अमेंडमेंट बिल था ये था किसके बारे में, क्यों ये फेल हो गया, ये सब हम डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास विमेन रिजर्वेशन एक्ट है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें 3 बिल की रिक्वायरमेंट है। अब इन तीनों बिल को समझो कि इसका रीजन क्या है, क्यों हमें बिल की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले जब भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज करना होता है तो हमें चाहिए होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी टेक्स्ट लिखा हो उसको चेंज करता है, उसको हम अमेंडमेंट बिल कहते हैं। अब हमारे पास 131st अमेंडमेंट बिल जो कि लाया गया था उसमें क्या कहा गया था कि जो भी हमने लिखा हुआ है कि हम डिलिमिटेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ 2026 सेंसस और उसके बाद रिजर्वेशन करेंगे, तो इस क्लॉज को चेंज करके हम लिखेंगे कि हम 2011 के सेंसस के बेसिस पे रिजर्वेशन दे रहे हैं विमेन को। तो यहाँ पे अगर हम कुछ भी क्लॉज चेंज कर रहे हैं, लिखकर नया इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसमें हमें क्या चाहिए होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल चाहिए होता है। तो ये हमारे पास 131st अमेंडमेंट बिल जो था वो इसीलिए था जो कि क्या करेगा, अगर ये पास हो जाता तो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज क्या आता, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जाता है कि हमने ये जो विमेन रिजर्वेशन एक्ट जो है इसके अंडर 2026 सेंसस का जो प्रोविजन लिखा था उसको हटाकर 2011 सेंसस का प्रोविजन ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास एक बिल था। सेकेंड बिल था फिर डिलिमिटेशन बिल। अगर ये पास हो जाता तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या था कि हम डिलिमिटेशन करेंगे। तो डिलिमिटेशन की डिलिमिटेशन कमीशन बिठानी थी और उसके लिए फिर हमें बिल की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये भी हमारे पास फिर सेकंड बिल होना था। और फिर उसी के साथ साथ थर्ड बिल हमारे पास आना था यूटी लॉज अमेंडमेंट बिल, जो कि क्या करेगा कि यूटीज में जो भी हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं या जितने भी हमारे पास सीट्स हैं उसके रिगार्डिंग बिल, मतलब उसमें जो चेंजेस करनी पड़ेगी उसके लिए एक हमारे पास बिल की हमें रिक्वायरमेंट होनी थी। और यहाँ पे कौन सी यूटीज की बात करें, उन यूटीज की जहाँ पे हमारे पास स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, जैसे कि दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो ये हमारे पास 3 बिल थे जो कि तीनों के तीनों हमारे विमेन रिजर्वेशन एक्ट से ही रिलेटेड थे। लेकिन क्योंकि अगर फर्स्ट बिल ही हमारा पास नहीं हुआ, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में हम चेंज ही नहीं कर पाए कि 2026 की जगह 2011 का सेंसस यूज करना है, तो हम आगे फर्दर प्रोसेस नहीं कर सकते। और इसीलिए क्योंकि जब ये बिल हमारा लोकसभा में फेल हो गया तो गवर्नमेंट ने बाकी 2 जो बिल हैं वो भी वापस ले लिए, वो भी इंट्रोड्यूस नहीं किए, क्योंकि अगर यही नहीं चेंज होगा तो फिर हम डिलिमिटेशन कराएंगे किस बेसिस पे, और फिर सीट्स की हम चेंजेस भी करेंगे कैसे। और ये पास क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वही बात कि ऑपोजिशन का कहना ये था कि 2011 का सेंसस यूज मत करो, या तो आप न्यू सेंसस को यूज करो 2026 का, या जो अभी करंट सीट्स हैं उसके बेसिस पर ही रिजर्वेशन दे दो। तो क्योंकि अगर ऑपोजिशन यहाँ पर इस पार्ट के लिए नहीं मान रही थी तो ये बिल जो है वो पास नहीं हुआ। और यहीं पे आपको समझना है कि जब भी बात की जाती है अमेंडमेंट बिल की, अमेंडमेंट बिल के लिए हमें मेजॉरिटी जो चाहिए होती है वो 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी चाहिए होती है। अगर हम बात करें सिंपल मेजॉरिटी की, कुछ बिल ऐसे होते हैं जो कि सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाते हैं, लेकिन जहां पे बात आती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की, वहां पे हमें क्या चाहिए होती है, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। और वो क्या होती है, 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। इतने मेंबर्स प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं उसका 2/3 चाहिए होता है। तो उस टाइम पर प्रेजेंट कितने मेंबर्स थे, 528 मेंबर्स जो थे प्रेजेंट थे, उसका अगर हम 2/3 की बात करें तो हमें 352
वोट्स चाहिए थे अगर हम इस बिल को पास कराना चाहते थे, लेकिन मिले कितने? 298 वोट्स मिले। तो इसका मतलब अगर 298 वोट मिले तो इसका मतलब बिल पास नहीं हुआ। तो यहाँ पर एक चीज आपको और समझनी है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि लोकसभा में तो गवर्नमेंट की हमेशा मेजोरिटी होती है, तब ये बिल लोकसभा में फेल कैसे हो गया? क्योंकि यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी नहीं थी। लोकसभा में जरूर गवर्नमेंट की मेजोरिटी होती है, लेकिन जब हम बात करते हैं अमेंडमेंट बिल की, तो सिर्फ मेजोरिटी काम नहीं करती, हमें 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग चाहिए होती है, जो कि सिंपल मेजोरिटी से काफी ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए ये बिल जो है वो फेल हो गया, क्योंकि ऑपोजिशन ने सपोर्ट नहीं किया इस बिल के लिए, इस प्रोविजन के लिए। तो क्योंकि अब ये हमारा जो बिल है ये पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ, तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, क्या इम्प्लीकेशंस हैं? तो सबसे पहले अगर हम बात करें विमेन रिप्रेजेंटेशन की, तो क्योंकि ये बिल पास नहीं हुआ, तो इसका मतलब हमारे जो अभी नेक्स्ट जनरल इलेक्शन होंगे 2029 के, उसमें विमेन रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी। मतलब 1/3 में जो हमें रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे थे वो नहीं होगी। तो हमारे पास विमेन रिप्रेजेंटेशन के लिए एक्ट तो है, लेकिन क्योंकि वो एक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, तो हमारे पास यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, जिसके लिए कि दोनों गवर्नमेंट और ऑपोजिशन एक दूसरे को ब्लेम कर रही हैं। लेकिन अगर हम करंट की बात करें तो करंटली लोकसभा में अगर 543 सीट्स हैं, तो उसमें से विमेन की सीट सिर्फ और सिर्फ 74 है, जो कि काफी कम रिप्रेजेंटेशन की बात करता है। सेकंड, अगर हम कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें, तो यहाँ पर अभी के लिए साउथ इंडिया स्टेट्स जो है उनको एक टेम्परेरी रिलीफ तो मिला है कि यहाँ पर डिलिमिटेशन नहीं हो रहा, जिसके कारण कि लोकसभा में जो उनकी सीट्स है वो कम नहीं होगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी नहीं, लेकिन अगर 2026 का सेंसस भी अगर देखें, तब भी ये इशू हमेशा रहेगा, नॉर्थ साउथ डिवाइड का इशू हमेशा रहेगा, क्योंकि नॉर्थ की जो पॉपुलेशन है उनकी ग्रोथ ज़्यादा होती है, ज़्यादा फास्ट है एज कम्पेयर टू साउथ स्टेट्स की। तो अगर हम ओवरऑल बोलें, तो इस बिल का पास ना होना किसी भी एक पार्टी का या किसी भी एक साइड की जीत या हार नहीं है, ये ओवरऑल हमारा पॉलिटिकल डेफिशिट की बात कर सकते हैं, या हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा एक स्ट्रक्चरल फेलियर है कि हम किसी भी एक चीज में, कहीं अगर हम रिफॉर्म की बात करें तो एक साथ मिलकर एक कंसेंसस तक नहीं पहुंच पा रहे, जिससे कि विमेन रिप्रेजेंटेशन फिर से अब काफी टाइम तक के लिए एक्सटेंड हो जाएगी। तो देखेंगे आगे गवर्नमेंट इस पे क्या करती है। विमेन रिप्रेजेंटेशन के लिए विमेन को एक्चुअली कितना और वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे, अगर आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना और सबके साथ शेयर करना, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो के थ्रू सबको क्लैरिटी मिल सकती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।